अब मैं हमारी बहन तीसरा सेक्टर को आवाज देता हूँ कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। 1960 में गुजरात यूनिवर्सिटी में एक तकरीर देते हुए गोलवलकर ने कहा था कि वो बिल्कुल क्रॉस ब्रीडिंग के पक्ष में है। वो चाहते हैं कि, और ये ऑर्गेनाइजर में 61 में छापा था, उनका जो एक नजरिया था हमारे देश के श्रमशील कर्मशील लोगों के बारे में, इतना घटिया नहीं हो सकता कि उन्होंने कहा था कि ऐसे ही होना चाहिए कि ब्राह्मण जो है, बाकी जो उनके मन में जो छोटी जाते हैं, उनकी महिला के साथ इम्प्रेग्नेशन करके ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उनका बच्चा पूरी तरह उनका ना हो। मतलब आप सोचिए ये कौन सी विचारधारा के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2016 में ये सरकार आने के बाद, जिसको मैं सरकार भी नहीं कहती हूँ, मैं रेजीम कहती हूँ, क्योंकि बाकी सरकार और ये सरकार के बीच में फर्क है। ये अपने आप को एक लोकशाही जमहूरियत की तरफ सरकार नहीं मानती है कि वो एक राजाशाही सरकार है जो जात व्यवस्था भी टिकी है। हमारे एक वरिष्ठ दलित अम्बेडकराइट एक संपादक सर है, उन्होंने खुद दिल्ली बुक फेयर में चले गए। पता नहीं आपको पता है कि नहीं कि दिल्ली बुक फेयर, कलकत्ता बुक फेयर बहुत ही जाने माने ऐसी जगह है जहाँ पे पुरोगामी जो अच्छी किताबें छपती है वो वहां पे न सिर्फ एग्जिबिट होती है, मगर लेखक वगैरह आके चर्चाएं वगैरह वहां पे होती है। तो वहां पे चले गए पहली बार, उन्होंने देखा कि जो मैंने कॉलेज के जमाने में मैंने 18 वॉल्यूम बाबा साहेब अम्बेडकर के खरीदे थे, आपको पता ही होगा कि ब्लू कलर की किताब कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र सरकार छापती है हर साल। मैं दावे से यहाँ ये मन से पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त की महाराष्ट्र सरकार पूरे कलेक्टेड वर्क्स छाप रही है कि नहीं, क्योंकि हमने ये पाया कि दिल्ली बुक फेयर और बाकी जो देश में जो कलेक्टेड वर्क्स छाप रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यूनियन गवर्नमेंट में, आप सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोलिए, आप यूनियन गवर्नमेंट बोलिए, केंद्रीय सरकार को, उन्होंने 5 वॉल्यूम बाबा साहेब अम्बेडकर के हटा दिए थे। मतलब 18 वॉल्यूम में से, अभी नहीं है, 2016 से बात है, मगर सब लोग बहुत खामोश है ये बात सुनकर। और मैं मानती हूं कि ये सरकार ने जिस तरह अपने अलग अलग तबकों के खिलाफ एक जंग छेड़ा है, हाँ हमारे मुसलमान बहन भाई सबसे पहले निशान पे है ही, मगर साथ साथ हमारे आदिवासी, हमारे दलित, हमारे ओबीसी सब जंग छेड़ा, हमारे नौजवान, हमारे स्टूडेंट्स सब इनके निशान पे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं ये देश की कोई तरक्की हो। तो उस वक्त हमने देखा कि ये 18 वॉल्यूम में से 5 वॉल्यूम ये केंद्रीय सरकार नहीं बेचती। वो कौन से वॉल्यूम है? एनाइलेशन ऑफ कास्ट, ट्रिटल्स इन हिंदुइज्म, शूद्रास एंड काउंटर रेवोल्यूशन, विमेन्स एंड काउंटर रेवोल्यूशन। और क्यों बेचेंगी भाई? क्योंकि आपको बाबा साहेब अम्बेडकर को एक बस खोखली पुतली बना करके लगाना है, जैसे आपने गांधी जी को बना दिया, मगर आपको उनके जो वसूल है, उनके जो विचारधारा है, उनको आपको अपनाना नहीं है। इतनी घटिया विचारधारा, इसके बड़े बड़े लोग गांधी जी को पूजेंगे, 30 जनवरी को नहीं पूजेंगे कभी भी, 2 अक्टूबर को पूजेंगे, क्योंकि 30 जनवरी से उनकी सहमति है, जो गोडसे ने किया उनके बड़े बड़े लोगों की सहमति है। मगर साथ साथ इस तरह की किताबें बेचेंगे। जो हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार जगन फडणवीस जो महाराष्ट्र से थे, उन्होंने लिखी थी किताब 98 में, महात्मांचे आखिर, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहली बार ये प्राप्त किया था कि महात्मा गांधी पे 5 हमले हुए थे 48 के हमले के पहले। तो ये कॉन्स्पिरेसी था और कॉन्स्पिरेसी था, साजिश ही थी। और पहले वाले हमले में भी 3 हमले में नाथुराम गोडसे शामिल थे। तो कोई स्पॉन्टेनियस बात नहीं थी, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। 55 करोड़, ये सिर्फ इसलिए उनको हत्या की क्योंकि गांधी जी की 2 बातें स्पष्ट थी, चाहे वो खुद
धर्म और मजहब में मानने वाले इंसान थे, मगर वो चाहते थे कि जो राजसत्ता बने वो सामूहिक राष्ट्रवाद पे टिकी रहे। वो धार्मिक राष्ट्रवाद जैसे पाकिस्तान बना मौदूदी के विचारधारों पे, वैसी विचारधारा न बने। और दूसरी बात, वो चाहते थे कि अनटचेबिलिटी जो है, छूत अछूतपुना भी हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है, इट शुड बी नॉट लीगल। मैं मानती हूं कि उनका जो जात की प्रथा, जिस तरह का नजरिया था, उसमें बहुत डिस्कशन हो सकता है, मगर वो स्पष्ट थे इसके बारे में। और इसीलिए हिंदू होते हुए ये सोचना हिंदुत्ववादियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए सबसे पहले आज मैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ दोस्त, हमारे सीनियर राइटर राम पुनियाजी जी को दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि न सिर्फ ये किताब, उन्होंने कितनी किताबें पूरे इस तरह की सांप्रदायिक सोच विचारधारा को एक्सपोज करने के लिए कम से कम 35-40 सालों से छापी है, जिससे जन आंदोलनों को एक मजबूती मिली है। ये इस तरह की विचारधारों को समझने के लिए अलग अलग जबानों में छपी है। और ये जो एक किताब छपी है आरएसएस और भाजपा उनकी विचारधारा, जो हिंदी में छपी है, अभी मराठी में भी आने वाली है, मैं मानती हूं एक महाराष्ट्र की पुरानी परंपरा की ये किताब है। और कि जिस सरजमीन पे ये विचारधारा की पैदाइश हुई, वही सरजमीन पे ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर और उसके पहले बहुत साहू महाराज से लेके सांस्कृतिक जो एक विचारधारा की सवाल पेश की थी। क्योंकि जो भी मानते हैं कि संविधान हमारा बाहर से आया है, उनको हमारा इतिहास नहीं पता है। हमारा संविधान जो है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को नफरत है और वो चाहते हैं कि हमारा संविधान पलटाया जाए, ये संविधान ये जमीन के संघर्षों से पैदा हुआ है, अलग अलग जबान के लोगों से, अलग अलग तबके से। आप देख लीजिए 11वीं सेंचुरी में जब बसवन्ना पैदा होते हैं आज के कर्नाटक में, आप सोच लीजिए कश्मीर के इलाके में नूरुद्दीन फिरोज और लालदेव पैदा होते हैं, जो पूरी सवाल और विचारधारा करते हैं स्ट्रक्चर के खिलाफ, जाति के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ। कबीर जो पैदा होते हैं 15वीं सेंचुरी में, तुकाराम जो पैदा होते हैं हमारे सरजमीन पे, चोखा मेला जो पैदा होते हैं, संत रविदास, ये पूरी एक विशाल परंपरा है जो सारे ये इलाके, हमारा हिंदुस्तान इलाके में अलग अलग सेंचुरीज में पैदा हुई है और अलग अलग भाषाओं में पैदा हुई है, संस्कृत में नहीं। लोगों की लोकप्रिय भाषाओं में लोगों ने सवाल किया कि जहां गैर बराबरी थी, स्त्री मर्द की, जात व्यवस्था की, अलग अलग मजहबों की, उन्होंने अपने तरह से एक व्यक्त किया कि नहीं, हमें बराबरी चाहिए। रोमिला थापर इसको श्रमण और ब्राह्मण की लड़ाई कहती है, जो सदियों से ये जमीन पे चली है। और फिर आता है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, बाद में आता है ब्रिटिश हुकूमत को निकालने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन जो आता है, वो सबसे पहले आदिवासी छोटे किसान ने उसको छेड़ा है। उसके बाद धीरे धीरे आते आते हिंदू मुसलमान के मध्यम और ऊपरी तबकों ने उसको छेड़ा, फिर शहरों में आया, राजा वगैरह ने छेड़ा, और हर तबके ने, हर मजहब ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। और जब कांग्रेस पार्टी का 1931 का कराची रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें किसान का अधिकार, दलित का अधिकार, कामगार का अधिकार, ये सब चीज लिखे गए थे, तो वो कराची रेजोल्यूशन पे वामपंथियों का बहुत बुरा असर था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा असर था, क्योंकि वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। तो ये विचारधारा बहुत विशाल है, न एक परिवार की है, न एक विचारधारा की है, मगर हाँ वामपंथी पुरोगामी विचारधारा की है। और जब 1940 में मौलाना आजाद, जिसका नाम छूट गया है, उनका जो कहना था कि उस वक्त 1000 साल पहले इस्लाम ये मुल्क में आया है, केरल में पहले आया, जंग की तरफ नहीं आया, ट्रेड और बिजनेस के थ्रू आया है, और राजा महाराजाओं ने उसको अपनाया। और इस्लाम, ख्रिस्ती धर्म, यहूदी धर्म ने यहाँ के हिंदू धर्मों के साथ शामिल होकर अपनी अलग अलग परंपराएं बनाने का एक पूरा विशाल एक कहानी एक शुरू हो गई। ये हमारी परंपरा है, आपकी परंपरा है, और इसी को खत्म करने के लिए
नफरत से, लोगों को एक दूसरे पे शक देखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तकरीबन 100 साल से काम कर रहा है। अगले साल 100 साल हो जाएंगे और मैं मानती हूं वो सफल रहे हैं, हमको मानना पड़ेगा। हम ये कहें कि वो सफल नहीं रहे हैं तो हम बेवकूफ अपने आप को बना रहे हैं। उनका पूरा ये उद्देश्य था कि हमें देश का नया निर्माण करना है और समाज का नया निर्माण करना है। और जब हम देखते हैं, चाहे वो कोल्हापुर में जो आज परसों हादसा हुआ, जब गलत तरीके से एक मदरसा को बुलडोजर के साथ गिराया गया हमारे महाराष्ट्र में, और कौन बोल रहा है इसके बारे में? सब लोग खामोश हैं, कोई आवाज नहीं उठ रही है। क्या आपको सिर्फ अवैध मदरसे दिखते हैं? अवैध कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती ये देश में? मीरा रोड में आप गिरा रहे हैं, तो मतलब महाराष्ट्र जैसा पूरा पुरोगामी राज्य, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसा बुलडोजर राज होने जा रहा है क्या? और हमें अपेक्षा है कि जो अपने आप को विपक्ष में बैठे हुए नेता कहते हैं वो कुछ बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि समाज तो बोल ही रहा है। कोल्हापुर के पुरोगामी क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, मगर जब तक इसको पॉलिटिक्स में आप बदल नहीं सकोगे और लोग हिम्मत से, चाहे कोल्हापुर की बात हो या बनारस की बात हो, जहां पे ज्ञानवापी को लेकर इतना बड़ा विवाद चल रहा है इस वक्त, अगर बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे तो कहां हमारी धर्मनिरपेक्षता और कहां हमारी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई? मैं बस ये विनती करके मेरी बात खत्म करूंगी कि खामोशी गुनाह है और खामोशी इस वक्त लोगों में छाई हुई है। हम ये ना माने कि ये जो कमरे के अंदर बात हो रही है वो बाहर सड़क पे आसानी से महाराष्ट्र में भी हो सकती है, नहीं हो सकती। धमकियां चलती है सड़कों पे और कोई किसी को श्रेय देने के लिए खड़ा नहीं हो। और इसीलिए मैं कह रही हूं, अगर हम ये इसकी इसकी जो पूरी चुनौती नहीं समझेंगे तो आगे वाले दिन बहुत मुश्किल के होने वाले हैं। इतना ही कह के मैं मेरी बात खत्म। वेरी गुड।